एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी भगवान से जो लोग बीमार हैं, उन्हें भगवान सही सलामत और स्वस्थ बना दे ताकि अपनी फैमिली के साथ अच्छे से ज़िंदगी बिता सकें। और मैं भी उन सभी लोगों से विनती करूंगी कि आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना जरूर कीजिए। आज मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि दुनिया कितनी जालिम है। जब मैं अस्पताल में पहुंची तो मुझे नर्स अजीब नज़रों से देख रही थी और कह रही थी, तुम्हारी बेटी ने एक ऐसा काम कर दिया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। ऐसा काम कर दिया है जो उसको नहीं करना चाहिए और जो बदनामी हो रही है वह अलग है। मैंने कहा, जो लड़की अपनी होश हवास में भी नहीं है, बिस्तर पर बेहोश पड़ी है, वह क्या ऐसा कुछ करेगी? उसने कहा कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, तुम ही बताओ। तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बदनामी हो रही है। तुम्हारी बेटी की वजह से हमारा पूरा अस्पताल बदनाम है। तुम क्या चाहती हो कि अस्पताल बंद कर लें? आज ही मैं इंचार्ज डॉक्टर से बात करूंगी। बहुत भला कर लिया है हमने तुम्हारे साथ, लेकिन तुम भला करने के काबिल नहीं हो। तुम्हारी बेटी न जाने ऐसी क्या कशिश है, वह बिस्तर पर पड़े पड़े रहकर भी ये सब कुछ कर रही है और नुकसान हमारा हो रहा है। आज तुम्हें उसे यहाँ से ले जाना होगा। मैंने कहा, यहाँ से ले जाऊंगी तो वह मर जाएगी। उसने कहा कि ये तुम्हारी समस्या है। मैंने कहा, आखिर मेरी बेटी को हुआ क्या है? तो वह कहने लगी। आज उसने फिर से अब सुनिए पूरी कहानी मेरी जुबानी। मैं सुबह सुबह अपने घर से अस्पताल जाने के लिए निकल रही थी और मेरी सास मुझसे बातें सुना रही थी। जब कोई मर जाता है तो उसकी अर्थी पर जाकर नहीं बैठ जाते। क्यों तू अर्थी पर बैठने जा रही है? छोड़ दे उसको और घर के काम कर। घर में मेहमान आने वाले हैं, मेरी बेटी आने वाली है, उसके सास ससुर और उसके पति देव भी आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ खाना खाना है। तू चली जाएगी तो मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी? मैं अपनी सास के आगे आज तक ना बोली थी, पर आज मैंने उनको कह दिया कि मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वह लोग आएंगे तो वह अपने लिए खाना खुद भी बना सकते हैं। उनसे कह देना कि खाना भी खुद बना ले और खा भी ले। बर्तन बेशक ना धोए, मैं खुद आकर धो लूँगी। इतना कहकर मैंने कंधे पर बैग लटका कर घर से निकली तो मैं बस के इंतज़ार में खड़ी थी जब मेरे पति की कॉल आ गई। मेरे छोटे से मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन कॉल सुनी जा सकती थी। मैंने कहा, अस्पताल जा रही हूँ। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? आज तो घर में मेहमान आने वाले हैं ना, मम्मी नाराज़ हो जाएगी, हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। मैंने कहा, मुझे रात को बहुत बुरा सपना आया था मेरी बेटी के बारे में, इसलिए उसको देखने जा रही हूँ, ठीक है या नहीं? मेरे पति ने कहा, जल्दी वापस आ जाना। मैंने कहा, तब तक मैं उसके पास ही बैठूंगी जब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं आता, फिर आ जाऊंगी वापस। मैंने अपने पति से भी परमिशन ले ली और मैंने बात करके फ़ोन बंद कर दिया। पहले वो बहुत गुस्सा किया करता था, लेकिन अब उसे भी पता चल गया था कि हम दोनों की हालत एक जैसी है। हमारी एक ही बेटी थी और वह भी इस वक्त अस्पताल में थी। अस्पताल में दाखिल हुई तो सामने ही इंचार्ज नर्स काउंटर पर खड़ी थी। उसने कहा कि तुम्हें ही फ़ोन करके बुलाने वाले थे। अच्छा हुआ तुम खुद आ गई हो। तुम्हें आज ऐसी खबर मिलेगी, तुम भी अपनी बेटी के साथ बिस्तर पर लेट जाओगी। मैं हैरान थी। उसका व्यवहार मेरे साथ बहुत बुरा था, क्योंकि उससे पहले भी वो मुझे ऐसे ही बातें सुना चुकी थी। और फिर ये सरकारी अस्पताल था। हमारी बेटी का इलाज यहाँ पर हो रहा था, सिर्फ यहाँ के डॉक्टर की वजह से, जो बहुत अच्छा इंसान था। उसने कहा था, सरकारी अस्पताल हर चीज़ में मुफ्त नहीं होती, कुछ चीज़ें भी होती हैं जिनके बहुत से पैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी बेटी का इलाज कर रहा था। असल में मेरी बेटी के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था, इतना बुरा जो किसी भी लड़की के साथ कभी नहीं होनी चाहिए, वह इस काबिल हो तब भी नहीं। मैंने कहा कि अब क्या हो गया है? उसने कहा कि आओ, सही टाइम पर बिल्कुल आई हो। हम लोग उसका अल्ट्रासाउंड ही कर रहे थे, तुम भी देख लो तुम्हारी बेटी ने क्या किया है। मैंने कहा, वे क्या कर लेगी? उसने कहा कि ये तो तुम्हें पता ही चल जाएगा। जब मैं कमरे में गई तो मेरी बेटी का अल्ट्रासाउंड हो रहा था। वह बिल्कुल बेजान सी पड़ी थी। डॉक्टर वहीं पर मौजूद था। उसने कहा कि जरा आप भी उस स्क्रीन के तरफ देखिए, मुझे मालूम है कि आप पढ़ी लिखी तो नहीं होंगी। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैंने ग्रेजुएशन की है, तो वह इस बात पर हैरान हुआ था। उसने कहा, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी असल समस्या क्या है। जरा स्क्रीन के तरफ नज़र रखिएगा। जब उसने मेरी बेटी का अल्ट्रासाउंड किया तो स्क्रीन पर जो चीज़ नज़र आई उसे देखकर तो मैं बुरी तरह से हैरान हो गई थी। मैंने कहा, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, हम भी यही समझ रहे थे, ये नहीं हो सकता, लेकिन उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगी थी। आज मजबूर होकर हमने अल्ट्रासाउंड किया है। मेरी बेटी को वापस उस कमरे में ले जाने का
कह दिया। मैं वहीं पर बेजान होकर बैठ गई थी, क्योंकि मेरी कम उम्र की बेटी जो कोमा की हालत में थी वह माँ बनने वाली थी। माँ, इसका मतलब यही था कि वह अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकती थी। फिर उसके साथ ये सब कुछ कैसे हो गया था? उन्होंने कहा कि आप ही इसका जवाब दीजिए। मैंने कहा, मैं उसका जवाब कैसे दे सकती हूँ? लड़की आपके पास है, आप लोगों के अस्पताल में है। मैं तो दिन रात उसके पास नहीं होती। मैं रात को उसके पास भी नहीं रुक सकती थी, क्योंकि उसको कोमा में गए हुए कम से कम 8-9 महीने हो चुके थे, और मैं इस 8-9 महीने तक यहाँ कैसे रुक सकती थी? ना तो यहाँ जगह थी और ना ही मेरी सास इसकी परमिशन देती, क्योंकि सारे घर के काम मुझ पर ही थे। मेरा पति पहले इधर ही काम करता था, लेकिन अब मेरी बेटी के खर्च उठाने के लिए उसे दूसरे शहर में जाकर काम करना पड़ा था, क्योंकि कुछ न कुछ खर्चे तो हो ही जाते हैं। हम सब कुछ अस्पताल वाले पर नहीं छोड़ सकते थे। डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, वहाँ पर नर्स भी थी। मुझे उस औरत पर बहुत गुस्सा आया था। वह मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन हर मामले में आगे आगे होती थी। उसने कहा कि देख लीजिए डॉक्टर साहब, मैंने तो आपको मना ही किया था, नेकी का जमाना नहीं है। इस औरत ने तो हमारी नेकी हमारे मुंह पर दे मारी है। डॉक्टर साहब वहीं बैठे थे जैसे वह सब कुछ मैंने ही किया हो। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आपने हमारी बहुत मदद की, लेकिन आप ही बताइए, मैं तो यहाँ थी नहीं और बेटी तो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकती, तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? उसने कहा, ये तो हमें भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन अब आप बताइए कि हम क्या करें। आपकी बेटी की वजह से हमारा पूरा अस्पताल बदनाम हो सकता है। ऐसी बातें अस्पताल में बहुत जल्दी फैल जाती है। आपको तो पता है ये अस्पताल सील भी हो सकता है, और यहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं। कोई बहुत अच्छे समझदार लोग नहीं आते जो इस बात को समझ सके। फिर समस्या जैसी भी हो, बुरा तो लड़की को ही कहा जाता है। मैंने कहा, क्या ऐसी लड़की को भी बुरा कहेंगे जो कोमा में पड़ी है? आखिर वह क्या कर सकती है? डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और जवान भी है। हम उसके सर पर किसी चौकीदार को तो खड़ा नहीं कर सकते। यहाँ तो हर एक का आना जाना लगा रहता है, 1000 काम होते हैं। हर एक काम के लिए एक बंदा तो यहाँ पर नहीं रह सकता। एक बंदे के ऊपर 20-20 काम होते हैं। वे बंदा वैसे ही पागल होता है। आप बताइए क्या करना है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। उसने कहा, अगर ये बच्चा हम लोगों ने खराब करने की कोशिश की तो आपकी बेटी की जान खतरे में जा सकती है, क्योंकि वह पहले ही बीमार है। मैंने कहा, अगर बच्चा दुनिया में लाया जाए तो उसकी जान को खतरा नहीं होगा? डॉक्टर ने कहा, नहीं, तब उसकी जान को खतरा नहीं होगा, क्योंकि वह एक जगह पड़ी है, और जब औरत के अंदर बच्चा होता है तो औरत को सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि कुछ फायदे भी होते हैं। शायद इस बच्चे की वजह से वह कोमा से बाहर आ जाएगी। मैंने फौरन उस डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ दिए थे और कहा, बस आप ये बात बाहर मत निकालना। मेरी बेटी पहले से ही यहाँ पर पड़ी है। खानदान वालों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमने अपनी बेटी को काम करने के लिए दूसरे शहर में भेज दिया है। झूठ बोला है, वह बीमार है। मैंने रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, हम कुछ सोच लेते हैं, आप भी ये बात किसी को ना बताएं। मैं वहाँ से वापस आई और अपने पति को ये सब कुछ बता दिया। मेरे लिए मेरे पति को ये खबर सुनाना बहुत मुश्किल काम था। इस बात का अंदाज़ा आप लोग खुद ही लगा सकते हैं। मेरा पति कुछ बोला ही नहीं। शायद गुस्से और बेबसी की हद हो गई थी। उसने फ़ोन ही बंद कर दिया। मेरी सास ने मुझे बातें सुनाई। मेहमान तो खाना पीना खाकर चले गए थे। इतना सारा काम छोड़ गए थे कि मैं रात तक कामों में लगी रही। इस बात को मैं फिर भी ना भूली। ये बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। वक्त बीतने लगा। एक दिन मुझे आधी रात को फ़ोन आया। उन्होंने कहा, आप जल्दी से आइए। वह दिन आ गया है जिस दिन की किसी को भी खुशी नहीं होगी, लेकिन आपको आना होगा। मैं वहाँ पर चली गई, लेकिन थोड़ा देर से पहुँची। मैंने अपनी बेटी को जाकर देखा। वह बिल्कुल ठीक थी, जैसे पड़ी थी वैसे ही पड़ी हुई थी। मैंने उसको देखती रहती थी। कभी कभी अस्पताल चली जाती तो 4-4 घंटे उसके पास बैठी रहती, उसको बुलाती रहती, उससे बातें करती रहती। कभी तो कोई जवाब देगी, लेकिन वह जवाब नहीं देती थी। डॉक्टर ने कहा था उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, और वह आवाज़ भी सुनती थी, सबको देखती भी थी, लेकिन ना ही कोई जवाब दे पाती थी। उसको कोमा कहते हैं और आपकी बेटी कोमा में है। ऐसे मरीज को वापस आने के लिए सिर्फ यही उम्मीद होती है, शायद वह किसी हादसे की वजह से या किसी ऐसी बात की वजह से वापस आ जाएं जो उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम हो। औलाद के लिए उसकी माँ को पुकारा जाना कोई छोटी बात तो नहीं है। भगवान ने मुझे एक ही औलाद दी थी।
मेरे और बच्चे नहीं हुए थे। ये भी बेटी मुझे शादी के 4 सालों के बाद पैदा हुई थी। उसके बाद मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। मुझे तो पता नहीं था कि मुझे अपने बारे में कुछ सोचना है, अपना इलाज करवाना है, किसी से पूछना है कि मेरे यहाँ औलाद क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की ही फिक्र लगी रहती थी। मेरी बेटी का नाम वंशिका था। थोड़ी देर के बाद नर्स वहाँ पर आई। उसने एक बच्चा मेरी गोद में पकड़ा दिया। उसने कहा कि ये लो, तुम्हें बधाई हो, तुम नानी बन गई हो। उसका बाप कौन है ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन चलो तुम नानी तो बन ही गई हो। वह नर्स बुरी तरह से बातें सुनाकर चली गई। मैंने बच्चे को देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे पता नहीं था ये आंसू खुशी के थे या गम के थे, बस मेरे आंखों में भर गए थे। मैं बुरी तरह से रो रही थी। न जाने कितनी देर रोती रही। उस बच्चे की किस्मत पर रोती रही जिसकी माँ ऐसी हालत में पड़ी थी। उसकी माँ को तो पता भी नहीं था कि उसने बच्चे को पैदा किया है। और बाप कौन था? इसका बाप कोई जालिम या बुरा इंसान था जिसने कोमा में पड़ी एक मरीज को भी नहीं छोड़ा था। उसका फायदा उठा लिया एक बेजान लड़की का। मेरी बेटी की उम्र ही क्या थी, बच्चा ठीक ठाक था, सेहतमंद था। मेरे पति को मैंने पहले ही ये सब कुछ बता दिया था। उसको बताया कि हमारी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया है। फिर वह चुप हो गया, कुछ नहीं बोल रहा था। वह दूर बैठा था। मुझे नहीं पता था उसकी हालत क्या थी। मैंने उससे कहा कि आज तो आ जाए, लेकिन उसने काम का बहाना बना दिया। मुझे पता था उसे कोई काम नहीं था, बस यहाँ आकर वह सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। मर्द था ना, इसलिए ये तो उसकी इज्जत की बात थी और उसको इस बात ने घायल कर दिया था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप ये सब पता जरूर करेंगे, ये सब कुछ हुआ कैसे, कुछ तो करिए, कोई सीसीटीवी कैमरा की फुटेज, कुछ तो ऐसा होगा जिसे पता चल सके कि कौन इस कमरे में गया था। डॉक्टर ने कहा कि आपको मैंने पहले ही बताया है, ये बहुत बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर हजारों लोग आते जाते हैं, हम किस किस पर शक करेंगे? अपने मुंह से तो कोई भी नहीं बताएगा उसने ये जुर्म किया है। डॉक्टर ने बच्चे को देखा तो थोड़ी देर के लिए टकटकी लगाए इस बच्चे को देखता ही रहा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप उसे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो कहने लगा, बहुत प्यारा बच्चा है, आप इस बच्चे का क्या करेंगी? मैंने कहा, इंसान का बच्चा है डॉक्टर साहब, वह भी मेरी बेटी का, इसमें इस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, पालूंगी उसको और क्या करूंगी। उन्होंने कहा, फिर इसको अस्पताल से ले जाइए, यहाँ पर बहुत बीमारियां हैं और सर्दी भी बहुत है। बच्चे को लेकर जब मैं घर में दाखिल हुई तो सामने मेरी ननद बैठी हुई थी, उसका पति भी, मेरी सास भी। उन्होंने देखा मेरी गोद में बच्चा है तो मेरी सास ने तो खड़े खड़े ही बवाल मचाना शुरू कर दिया। उसने कहा, ये दिन मुझे देखना था, इस दिन को देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? आज 1 साल होने वाला है, बेटा मेरा दूसरे शहर में काम करता है, वापस घर भी नहीं आता, और ये देखो मेरी बहू हाथ में किसका बच्चा लेकर आ गई है। तभी अस्पताल में गई थी और तेरी तबीयत भी खराब रहती थी, किसके साथ मुंह काला किया है तूने? मेरी सास ने जल्दी मेरे पति को कॉल मिलाना शुरू कर दिया। मेरी ननद मुझे बातें सुना रही थी। भाभी हम बड़े शरीफ लोग हैं, गरीब सही, लेकिन हमारे खानदान में कभी किसी औरत ने ऐसा काम नहीं किया है। और ये आपकी हिम्मत कहूँ या फिर बेशर्मी, बच्चा पाकर बेशर्म सी हो गई हो, घर में दाखिल हो गई हो। किसका बच्चा है ये? मैं कुछ बोल नहीं रही थी, सिर्फ मैं रो रही थी और मेरे आंसू बह रहे थे। मैं बच्चे को लेकर कमरे में चली गई। अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा ली। मेरी सास और ननद ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। बाहर खड़े होकर मुझे बद्दुआएं देने लगी, मेरे किरदार पर बातें करने लगी, ऐसी बातें कि शायद जिसके जख्म सारी जिंदगी भी ना भरते। मेरे पति से बात भी कर रही थी, उसे भी सब कुछ बता रही थी। पता नहीं वह उनको क्या कह रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह चुप सी हो गई थी, वहां से चली गई। अब मैं इस बच्चे को पाल रही थी, मुझे अपनी बेटी के पास जाने का टाइम भी नहीं मिलता था। मेरी सास और ननद का इतना ही काम था, वे रिश्तेदारों को ये कह रही थी कि बच्चा मेरा है, मैं माँ बनने वाली थी। पता नहीं मेरे पति ने उनको क्या समझाया था, लेकिन अब वो मुझे रिश्तेदारों के सामने बदनाम नहीं कर रही थी। वक्त यूं ही बीतता गया। अच्छी बात या बुरी बात क्या कहूँ, जब इंसान सोचता है तो चलो वक्त गुजरता रहा, लेकिन अच्छा वक्त जल्दी गुजर जाता है। बच्चा बड़ा होता रहा, मेरी गोद में खेलता था। वह तो मुझे ही अपनी माँ समझता था, मुझे उससे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब मैं उसे देखती तो मुझे ये सब कुछ याद आ जाता था। मेरी बेटी के साथ इतना बुरा हुआ, वह भी उस वक्त जो अपने होश हवास में नहीं थी, और ये बच्चा उस सब की निशानी है। लेकिन मैं इस बात पर हैरान थी, बच्चा बहुत ज्यादा खूबसूरत था, इसका मतलब इसका बाप भी ऐसा ही होगा। पहले मैंने सोचा था
कि शायद किसी काम करने वाला या किसी अस्पताल के सफाई करने वाले ने ये सब कुछ किया होगा, लेकिन अभी ऐसे लग रहा था जैसे इस बच्चे ने किसी खूबसूरत आदमी के नए नक्श ले लिए हों। मेरी बेटी भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके नए नक्श मेरी बेटी से नहीं मिल रहे थे। पता नहीं क्या समस्या थी। जिंदगी ने इतने जुल्म कर दिए थे कि अब ऐसा लगता था जैसे कुछ महसूस नहीं होता। मैं भी जिंदा लाश बन चुकी थी। मेरी बेटी तो कोमा में पड़ी थी। मुझ में और उसमें फ़र्क इतना था कि मैं चल फिर रही थी, लेकिन मेरी हालत भी उस जैसी ही थी। कुछ महसूस नहीं हो पाता था। पति वापस आया तो बच्चा 5 महीने का हो चुका था। उसने बच्चे को 1 हफ्ते तक देखा भी नहीं और गोद में उठाया भी नहीं। उसने कहा कि क्या करूं, खुशियां मनाऊं या मिठाई बांटूं, या बच्चा इस घर में किस तरह आया ये हम दोनों ही जानती है। एक दिन मैं घर के काम कर रही थी और बच्चा बराबर रो रहा था। मुझे उसकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन काम थे ख़त्म नहीं हो रहे थे। अगर मैं बच्चे की तरफ जाती तो खाना जल जाता तो मेरी सास मुझे हजारों बातें सुना डालती। थोड़ी देर के बाद बच्चे की आवाज़ आना ही बंद हो गई थी। मुझे लगा बेचारा रो रो कर खुद ही सो गया होगा, लेकिन जब कमरे में आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वह मेरे पति के गोद में सो रहा था। मेरा पति उसको सुला रहा था। आज उसने पहली दफा उसे उठाया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपने पति को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वह भी फूट फूट कर रो पड़ा था। मैंने कहा, ये कैसी परीक्षा है हम दोनों पर, वंशिका के पापा? आप ही बताइए अब क्या होगा। उसने कहा कि वह भी हमारी बेटी है और ये भी एक जान है। हम उन दोनों का ख्याल रखेंगे। बस तुम भगवान से प्रार्थना करो हमारी परीक्षाएं जल्द खत्म हो जाए। लेकिन परीक्षा खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा पति वापस चला गया। जब मैं दोबारा से अस्पताल गई तो आज नर्स ने मुझे फिर से वही खबर सुनाई। मुझे उस औरत की शक्ल से नफरत हो गई थी। वह मुझे हमेशा बुरी ही खबर सुनाती थी। फिलहाल जो आदमी ये काम एक दफा कर सकता था, वह बार बार भी कर सकता था। उसने मेरी बेटी को देख लिया था। जब तक उसे पकड़ते नहीं ये सब रुकने वाला नहीं था। डॉक्टर ने कहा, फिर से वही सारी समस्या है जो पिछली दफा आपको बताई गई थी। मैंने डॉक्टर को कहा कि आपने मेरी बेटी को अस्पताल में रखा है, आप ही इसका इलाज कर रहे हैं और आप एक डॉक्टर हैं, आपको तो किसी और अस्पताल में भी आना जाना होगा, आप हमें वहीं शिफ्ट कर दो। तो डॉक्टर ने कहा, ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, मैं आप लोगों को कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकता। मैं तो आप लोगों को बड़ी मुश्किल से यहाँ पर रख कर बैठा हूँ। यूँ समझे कि मेरी जेब से खर्चा हो रहा है। मैं चुप हो गई। फिलहाल उन्होंने पहले ही हमारी इतनी मदद की थी, कोई हाथ पकड़ाए तो उसकी बाजू तो नहीं पकड़ लेनी चाहिए। मेरी बेटी फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी और उसका डिलीवरी का टाइम भी आ गया था। लेकिन इस दफ़ा बच्चा इस दुनिया में आने से कुछ मिनट बाद ही इस दुनिया से चला गया था। डॉक्टर ने कहा, ये भी एक बेटा था। कहते हैं भगवान आपकी हिम्मत से ज़्यादा आपको बोझ नहीं डालता, लेकिन मुझे लग रहा था मेरी हिम्मत से ज़्यादा बोझ मुझ पर डाल दिया गया था। दिन रात रोती थी और क्या करती। अस्पताल में जब कुछ लोग आते हैं तो आपस में एक साथ बैठे होते हैं, एक दूसरे से अपने दिल की बात कर लेते हैं। मैं ऐसे ही एक बेंच पर बैठी थी। मेरी गोद में वह बच्चा था। जब मेरे साथ एक लड़की आकर बैठ गई, पहले तो मुझे लगा वह भी डॉक्टर है, पर उसने कहा कि वह डॉक्टर नहीं है, लेकिन काफ़ी अमीर परिवार से समझदार लग रही थी। उसने मुझसे पूछा, क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? उसने बड़ी हमदर्दी दिखाई। पूछा। मैंने उसको सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, ये सब घटना मेरे साथ घट रही है। उसने अपने कानों को हाथ लगाया। उसने कहा कि आपकी बेटी के साथ बहुत बुरा हो रहा है। इस तरह वह कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी और ऐसे ही मर जाएगी। आपको कुछ करना चाहिए। मैंने कहा, मैं क्या करूंगी? मेरा पति इन सभी समस्याओं से दूर भागता है। पता नहीं उसमें उसकी गलती है या फिर मजबूरी। मैं अकेली औरत क्या कर सकती हूँ? किसी बात का पता भी नहीं है। उसने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपकी मदद करूंगी। मैंने कहा, आप मेरी मदद क्यों करेंगी? उसने कहा, क्योंकि आपके और आपकी बेटी के साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है। उसने कहा कि आपकी बेटी का कमरा कौन सा है, आप मुझे वहाँ पर ले जाइए। वह मेरे साथ आई और मैं उसे अपनी बेटी के कमरे में ले आई। उसने कहा कि मुझे अस्पताल में 3 दिन तक आना होगा और मुझे एक काम करना है, अगर आपकी परमिशन हो तो। मैंने कहा, हाँ। उसने अपने मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगाकर कमरे में छुपा दिया, बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ से मेरी बेटी बिल्कुल साफ नजर आ रही थी, यानी कि उसका बिस्तर साफ नजर आ रहा था। उसने कहा कि मेरा मोबाइल बहुत महंगा वाला है, उसकी बैटरी बहुत ज़्यादा है, पूरी रात की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि पूरी रात की रिकॉर्डिंग हो गई।
उसने कहा कि हम देखना चाहेंगे इस कमरे में कौन कौन आता है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया था जो हमें चाहिए था। लेकिन अगले दिन की जब रिकॉर्डिंग सामने आई तो हम लोग हैरान रह गए थे। उसने कहा कि आप इस आदमी को जानती हो? तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने कहा हाँ, मैं इस आदमी को तो जानती हूँ। वह आदमी तो मेरी बेटी के कमरे में आया था। मैं उसे अच्छी तरह से जानती थी। मैंने उस लड़की को बताया था। उसने अपने कानों को हाथ लगाया। उसने कहा कि ये मामला बहुत बड़ा है, हमें किसी और को भी शामिल करना होगा। उसे भी ये बात बतानी होगी, नहीं तो ये मामला हाथ से निकल जाएगा। मैंने कहा कि अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं जब भी उस बच्चे के साथ अस्पताल जाती तो डॉक्टर इंचार्ज था, उसका नाम रमेश था। इस बच्चे को हमेशा प्यार करता था, कहता था बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन बहुत बदनसीब है। एक दिन बच्चे को घर ही छोड़कर आ गई। तो डॉक्टर ने कहा कैसी हैं आप? आपकी बेटी की हालत पहले से अच्छी है, आज बच्चे को नहीं लेकर आई? मैंने कहा कि बच्चा तो मर गया। डॉक्टर राकेश हैरान रह गया। उसने कहा क्या? कैसे मर गया बच्चा? क्या हो गया था उसको? बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आप सारे मरीजों के लिए इसी तरह परेशान रहते हैं क्या? आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे कि वो आपका ही बच्चा हो। इस बात पर थोड़ा सा घबरा गया था। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो उसके लिए परेशान हो रहा हूँ। छोटा बच्चा था, उसकी उम्र ही क्या थी? अब आप कह रही हैं कि वो मर गया। मैंने कहा हाँ, बहुत बीमार था। उसने कहा कि बीमार था तो मुझे बताती, मैं तो उसका इलाज करता। ऐसा भी क्या हो गया था उसे? मैंने कहा आपसे इलाज नहीं करवाना था, मुझे अपनी बेटी का भी अब इलाज नहीं करवाना। मैं अपनी बेटी को आज यहाँ से लेकर जा रही हूँ। उसने कहा ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा आपको मैंने अपनी जिंदगी का मसीहा समझा था। आपने कहा था उस लड़की को यहीं पर रख दे, उसका ख्याल रखूंगा। ख्याल किया, अब तो मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। हमने उस कमरे में कैमरा लगा दिया था, वह आप ही थे जिसने ये सब कुछ किया था। तभी उस बच्चे के लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वह आपका बच्चा है ना। मुझे ये भी पता चल गया है कि आपके यहाँ कोई औलाद नहीं है। शायद यही सोच रहे थे ना कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसे हम किसी तरह वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। वह मेरा बेटा है, मैं उसे अपनी औलाद समझ चुकी हूँ। बिल्कुल ठीक है और इसी दुनिया में है। डॉक्टर राकेश तो थर थर कांपने लगा। उसको तो अब ना कोई बात आ रही थी और एकदम अचंभित होकर खड़ा रह गया था। उसकी गलती थी और अगर ये बात बाहर निकल जाती तो उसका डॉक्टर का लाइसेंस भी जब्त कर दिया जाता। उसने कहा कि कुछ नहीं कर सकती हो तुम। मुझे डराने लगा, समझाने लगा मैं गरीब हूँ। जब वह लड़की कमरे में दाखिल हुई, उसका नाम मोनिका था, एक बहुत बड़ी एनजीओ की मेंबर थी। उसने मेरी मदद की थी, तभी वह इस अस्पताल में आई थी, क्योंकि उसे पहले ही अस्पताल के बारे में पता चल चुका था। यहाँ के औरतों के साथ बुरा सलूक होता है। आज वह अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी लोग थे। डॉक्टर राकेश को पकड़ लिया गया था। मैंने भी अपना बयान दे दिया। उसने भी वो रिकॉर्डिंग सबको दिखा दिया। उसने हमारी मदद की और मेरी बेटी को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहाँ पर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा था। मेरी बेटी के बेटे का नाम हिमांशु रखा था। वह 2.5 साल का हो गया था, अब तो चल फिर रहा था। मुझे ही माँ कहता था और मेरे पति को पापा कहता है, और हम दुनिया वालों को भी यही बताया कि हमारा बेटा है। मेरी बेटी अभी तक कोमा में ही है, लेकिन अभी अस्पताल में उसकी बहुत अच्छी देख रेख हो रही है। डॉक्टर कहते हैं कि आप प्रार्थना करिए वह वापस आ जाए। मेरी बेटी अब इस दुनिया में वापस आ जाएगी। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी ये बच्चा उसका है। मैं उससे कुछ नहीं बताऊंगी कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन बस ये प्रार्थना करती हूँ वह जल्द से जल्द होश में आ जाए। आप लोग भी मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए और कभी किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो जो मेरी बेटी के साथ हुआ। डॉक्टर राकेश का लाइसेंस जब्त हो गया था। हमने उसके ऊपर केस कर दिया था। वह किसी तरह केस से तो बाहर निकल गया था, लेकिन अब दोबारा कभी अपना काम नहीं कर सकता। हम गरीब लोग थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। ये तो भला हुआ उस लड़की का जिसने हमारी इतनी मदद की। शायद भगवान ने उसे हमारी मदद के लिए ही भेजा था। आप सब भी प्रार्थना करें, एक दफ़ा मेरी बेटी सही सलामत इस दुनिया में वापस जिंदगी की तरफ आ जाए। शायद किसी की प्रार्थना भगवान स्वीकार कर ले, मेरी बेटी ठीक हो जाए। औलाद को इस हाल में देखना एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।